हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं तुषार। आप सभी का स्वागत करता हूं लर्न विद तुषार इस यूट्यूब चैनल पे। आप देखो, हम क्या बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी लाइफ प्रोसेसेस है उसका हमने पार्ट 1 जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें से लेक्चर 1 और 2 हमने कवर कर लिया है। अब लेक्चर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी कैसे बनती है, एज वेल एज एनर्जी प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये हमको देखना है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता है तो एनर्जी कैसे फॉर्म होती है, ऑक्सीजन नहीं होता है तो कैसे फॉर्म होती है, अगर होता भी है तो एनर्जी कैसे फॉर्म होती है। लेट्स सी, चलो आके देखते हैं। देखो, प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तीनों लोग हैं, तीनों लोगों को आके क्या मिलाना है, क्या बनाना है, एनर्जी लानी है। अगर देखो हम बात करें, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये तीनों क्या बनाकर आएंगे। देखो, ये लिपिड जो है, ये लिपिड क्या करेगा, उसका कन्वर्जन करेगा फैटी एसिड में। तो डायरेक्टली लिपिड को क्या नहीं किया जा सकता, एनर्जी में, एसिटिल कोए में डायरेक्टली नहीं ले जा सकते। इसलिए लिपिड अपना कन्वर्जन किसके अंदर करता है, फैटी एसिड के अंदर करता है। पहले क्या होता है, पहले ग्लाइकोलिसिस होता है किसका, देखो कार्बोहाइड्रेट जो है ये पहले ग्लाइकोलिसिस करता है, उसको तोड़ता है, तोड़ तोड़ के वो क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। कैसे बनाता है, देखो सबसे पहले कौन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, कौन सी प्रोसेस से, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से। फिर प्रोटीन है, प्रोटीन टूटेगा, किस में टूटेगा, अमाइनो एसिड, और तीनों एक गेट पे आ जाएंगे। एक गेट है यहाँ एसिटिल कोए नाम का गेट है, ये इसको क्या करना है, वो अंदर छोड़ना है, क्रेब्स साइकिल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसको छोड़ना है। तो ये तीनों क्या मिलकर बनते हैं, देखो जो लिपिड है फैटी एसिड बनकर आया है, वो भी अपना नाम बदल कर आया है, प्रोटीन भी अपना नाम बदल कर आया है, कार्बोहाइड्रेट भी अपना नाम बदल कर आया है। कार्बोहाइड्रेट क्या बन के आया है, पायरुविक एसिड आके ऐसे रॉयल एंट्री करेगा, चलो हमको भी अंदर जाना है, हमको भी एनर्जी बनाने का मौका दो। ऐसे तीन ही लोग कहते हैं, कहाँ आते हैं, देखो एसिटिल कोए आते हैं, फिर उनसे वो कहाँ एंटर करेंगे, क्रेब्स साइकिल में, और फाइनली हमको क्या बनता दिखाई देता है, CO2 प्लस CH2 प्लस एनर्जी। तो तीनों मिलकर बनाएंगे। सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट, देन आता है लिपिड, और फाइनली हमको प्रोटीन आता दिखाई देता है। बहुत इजी में ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये क्या बनाएंगे, लिपिड बनाएगा फैटी एसिड, प्रोटीन बनाएगा अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट से हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड। ये तीनों एसिड का कन्वर्जन फिर किसके अंदर हो जाएगा, एसिटिल कोए, वो क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करेंगे और क्या बनाएंगे, फाइनली CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी। ये कहा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। अगर हम आगे चले जाए, यह है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा, अनएरोबिक मतलब जहां ऑक्सीजन है ही नहीं। अब इमरजेंसी कंडीशन है, देखो अगर ऑक्सीजन है तो फुलफिल कंडीशन है, ऑक्सीजन नहीं होता है तो इमरजेंसी कंडीशन में क्या करेंगे, चलो यार ऑक्सीजन है नहीं तो उसको छोड़ देंगे और इमरजेंसी कंडीशन में अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बनाएंगे, पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलिसिस से भी क्या बनता है, पायरुविक एसिड। फिर तीन लोग यहां भी हैं, तीन लोग क्या है इसमें, देखो ईस्ट क्या करेगा, ईस्ट पायरुविक एसिड की मदद से क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, लेकिन जिस प्रोसेस से बनाएगा उसे हम क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कन्वर्जन ऑफ दैट पायरुविक एसिड इनटू अल्कोहल बाय द ईस्ट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। ये हमको ध्यान में रखना है। ये ईस्ट कन्वर्ट करेगा किसको, पायरुविक एसिड को, किसमें, अल्कोहल में। कौन सी प्रोसेस से, फर्मेंटेशन प्रोसेस से। वैसे ही अगर हम मसल की तरफ आते हैं या एरिथ्रोसाइट की तरफ आते हैं तो ये भी क्या करेंगे, इनके अंदर पायरुविक एसिड से अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे और क्या बनाएंगे, देखो लैक्टिक एसिड बनाएंगे। कौन, एरिथ्रोसाइट और मसल सेल। एरिथ्रोसाइट मतलब कौन, RBC। ये हमको ध्यान में रखना है। फिर अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे माइक्रोब से या क्या करेंगे, देखो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिसमें विनेगार है, विटामिन से, किसकी मदद से, पायरुविक एसिड की मदद से। जिस प्रोसेस से होगा उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहेंगे। तीनों जगह प्रोसेस भी एक है, एसिड भी पायरुविक है, बट जो एग्जाम्पल से जो जिसका इस्तेमाल करेगा वैसे एनर्जी एसिड बनता चला जाएगा। इसलिए हम कहते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन, हमको ध्यान में रखना है। अगर हम अनएरोबिक और एरोबिक को कंपेयर करें तो इनके अंदर जो है एनर्जी कम ज्यादा होती है। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑब्वियसली ज्यादा होगी, अनएरोबिक में बहुत कम एनर्जी हमको देखने को मिलती है।
अब देखो एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब क्या है, सम ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे बहुत सारे ऑक्सीजन के सिवा नहीं रह सकते और कुछ रह सकते हैं। तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हम बहुत सारे लोगों को बोलते हैं मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मतलब किसके बिना, ऑक्सीजन के बिना जी नहीं सकता। लेकिन बैक्टीरिया ऐसा नहीं कहेगा, बैक्टीरिया बोलेगा मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूं, तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कौन बोलेगा? बैक्टीरिया बोलेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन का प्रेजेंस चाहिए नहीं, किस लिए? जीने के लिए। हम तो उसके बिना जी नहीं सकते, उसके बिना मतलब ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो कि ऑक्सीजन के बिना जी सकते हैं। सच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अब देखो कि जिसके बिना जीना सीखना है तो उसके बिना एनर्जी परफॉर्म करना सीखना पड़ेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन करना सीखना पड़ेगा। अगर कोई हमारी जिंदगी से चला जाता है तो उसके बिना हमको जीना सीख लेना चाहिए, हमको कुछ काम करना चाहिए, हमको बिजी रहना चाहिए। चाहे कोई भी हमको छोड़ के चले जाए तो हमको हमारे गोल से हटना नहीं है, ज्यादा लाइफ का टाइम बर्बाद नहीं करना है, हमें अपना काम करते रहना है। बैक्टीरिया के बारे में ही ऐसा ही हुआ, ऑक्सीजन उसका साथ नहीं दे रहा था, फिर भी उसने वो बोला यार छोड़ दो, चलो एरोबिक्स नहीं तो अनएरोबिक सही, एनर्जी बनानी है तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन का काम चला लेते हैं। अब बात करें कि ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन आर टू स्टेप्स ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एक कॉमन स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, किसमें हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन या अनएरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों के बीच में फर्मेंटेशन कॉमन है। ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखो अनएरोबिक की हम बात करें तो वहां ग्लूकोज हाफ पूरा ब्रेकडाउन नहीं होता है। अगर पूरा ब्रेकडाउन नहीं होता है मतलब एनर्जी हमको कम निर्माण होती दिखाई देती है। Pyruvic acid is produced through glycolysis and converted into other organic acids or alcohol with the help of some enzymes in this process। तो क्या बोलेंगे, पायरुविक एसिड को एंजाइम्स बुलाएंगे, चलो तुमका कोई विचार नहीं करता है तो मैं हूं ना तुम्हारे लिए, आ जाओ हम बहुत सारे एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल बना देते हैं। ऐसे एंजाइम किसको कहते हैं? पायरुविक एसिड को, और बहुत सारे सब्सटेंस हमको बनते दिखाई देते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन। जहां ऑक्सीजन नहीं होता है वहां क्या क्या पैदा होगा, क्या क्या बनेगा? ऑर्गेनिक एसिड भी बनेंगे और अल्कोहल भी बनेंगे। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। ये हमको ध्यान में रखना है। अब देखो फर्मेंटेशन करने वाले बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो फर्मेंटेशन देखो ग्लूकोज से बनेगा पायरुवेट, फिर बहुत सारे लैक्टिक एसिड बनेगा, वाइटामिन्स बनेंगे, फिर बहुत सारे ऐसे विनेगार बनेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि कौन सी प्रोसेस से बनेंगे? फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनेंगे। फिर हमें पता है ईस्ट है, वो भी क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा। अगर हम बात करें, देखो ये गिव रीजन बहुत बार पूछा जाता है, इसको हम यहां लिख देते हैं गिव रीजन, हमेशा बहुत बार पूछा जाता है। 2 मार्क के लिए है, हमें ध्यान में रखना है। कितने मार्क के लिए पूछा जाता है? 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। बहुत बार पूछा गया है। क्या बोलते हैं देखो, सम हायर प्लांट्स एनिमल्स एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो परफॉर्म एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इंस्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसे बहुत सारे हायर प्लांट है, एनिमल्स है, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो पहला रीजन है ऑक्सीजन आजू बाजू नहीं होता है तो उनको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। कौन सा पहला रीजन है? अगर हम पहला रीजन लिख देंगे तो हमको 1 मार्क बोर्ड देता है। इफ देयर इज डिप्लेशन इन द ऑक्सीजन लेवल इन द सराउंडिंग में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, इसलिए ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो हमको इमरजेंसी में अनएरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है। सीड्स परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज सबमर्ज अंडर वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब सीड का जर्मिनेशन होने लगता है तो पूरी मिट्टी पानी में चली जाती है, तो वहां ऑक्सीजन की कमतरता होती है, डिफिशियंसी होती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो सीड बोलते हैं कि चलो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं इंस्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर दूसरा गिव रीजन पूछा जाता है, वी फील टायर्ड और वी फील एग्जॉस्टेड व्हाइल एक्सरसाइजिंग। ये ध्यान में रखो, ये भी पूछा जाता है बहुत बार। एक्सरसाइजिंग के दौरान हमको फील टायर्ड फील होता है, क्यों होता है? देखो पहला रीजन ऐसे लिखो, 1 मार्क मिल जाएगा।
Similarly, our muscle cells also perform anaerobic respiration while performing the exercise. अगर हम भागते भागते आ गए तो हमको यहाँ क्या बनते दिखाई देता है, लैक्टिक एसिड, फिर ये जोड़ों में दर्द करने लगता है, हम बोलते फिर अब हमारा कैसा होगा, ऐसा हम करने लगते हैं। ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी, तो बॉडी ने एनर्जी खर्च की तो बॉडी के अंदर एनर्जी कम बचेगी एंड लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स, दैट्स वाई वी फील टायर्ड। हमारे अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, हमारे जोड़ों दर्द करने लगेंगे और हम बहुत थक जाएंगे, जैसे हर रोज थकते हैं, क्या करके, पढ़ाई करके। अब देखो एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स, कहाँ कहाँ से क्या क्या मिलता है। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अगर हम लीवर की बात करें, देखो क्या होता है, बहुत सारे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ग्लूकोज ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल बनते हैं, ये आकर क्या बनाएंगे, पूरा ग्लाइकोजन बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, लीवर में बनाएंगे और मसल में। तो यही काम में क्यों आते हैं, कब आते हैं, जब हमारा फास्ट होता है। ये क्या होता है, ग्लाइकोजन के अंदर फॉर्म होते हैं, तो ये ग्लाइकोजन फिर क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और फिर क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। कब, जब हमारा फास्ट होता है, मतलब उपवास होता है, जो हम करते नहीं। उपवास किस लिए किया जाता है, हमको कमेंट में लिख दीजिए कि उपवास किस लिए किया जाता है। ओके, अब देखो कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन किस किस से मिलता है, तो हम क्या लिख देते हैं, चलो सोयाबीन है, फिर क्या है, पनीर है, चीज है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। हम ग्राउंडनट भी लिख देते हैं, ओके चलेगा। फिर क्या बताया कि व्हाट दे आर मेड अप ऑफ, वो किससे बनते हैं, जैसे हमें पता है कि अमाइनो एसिड है, उनके अंदर पेप्टाइड्स बॉन्ड होते हैं और पूरा एक चेन से हमें क्या दिखता है, प्रोटीन बनता है पूरा। प्रोटीन्स आर दी मैक्रोमोलिक्यूल्स, सबसे बड़े हैं, बिल्डिंग ब्लॉक। हमारी ये जो बॉडी है, ये बॉडी बनाने का काम ही कौन करता है, प्रोटीन, इसलिए उसको बोला जाता है मैक्रोमोलिक्यूल्स। अगर छोटे मॉलिक्यूल है तो उसको बोला जाएगा माइक्रोमोलिक्यूल। तो प्रोटीन किसके अंदर आता है, मैक्रोमोलिक्यूल से अंदर आता है, जो कि पूरे बॉन्डिंग, अमीनो एसिड का बॉन्डिंग करके बनाएगा। जो भी हमें प्रोटीन मिलता है एनिमल से, हमें एनिमल से जो भी प्रोटीन मिलेगा उसको हम कहेंगे फर्स्ट क्लास प्रोटीन। क्या कहेंगे, फर्स्ट क्लास प्रोटीन। अगर वो हमको कहां से मिलेंगे, एनिमल ओरिजिन से मिलेंगे, तो हम कहेंगे फर्स्ट क्लास प्रोटीन। तो हमें 4 किलो कैलोरीज मिलते हैं, कहां से, अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन खा लेंगे तो हमको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन का डाइजेशन हो जाए तो वह उससे हमें क्या मिलेंगे, अमाइनो एसिड। और पूरे अमाइनो एसिड हम एक साथ बांधेंगे, जोड़ देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, पूरा प्रोटीन मिल जाएगा। दोज अमाइनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब इन द बॉडी। अगर देखो कि प्रोटीन है, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड हो गए माइक्रोमोलिक्यूल, तो माइक्रोमोलिक्यूल क्या हो जाएंगे, हम एब्सॉर्ब किए जाएंगे बॉडी के अंदर एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच सेल ऑर्गन एंड सेल वाई ब्लड। ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में जितने भी सेल हैं वहां तक एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम किया जाता है, किससे, ब्लड से। फ्रॉम these amino acids organs and cell produce various proteins necessary for themselves for the whole body। जो भी फॉर एग्जांपल बालों के लिए जो प्रोटीन लगेगा, आंखों के लिए प्रोटीन लगेगा, स्किन के लिए प्रोटीन लगेगा, ये सारे प्रोटीन बनाने के काम फिर इस अमीनो एसिड की मदद से किया जाता है। देखो डिफरेंट अमीनो एसिड और हमको क्या दिए हैं, प्रोटीन्स भी दिए हैं कि इनका काम क्या है और किसके अंदर पाए जाते हैं। अगर हम पहली बात करें है बोन्स, बोन के अंदर कौन सा प्रोटीन है, ओसिन। हमारे अंदर कितने बोन है, 206 बोन्स है, ये हमको ध्यान में रखना है। अगर हम एडल्ट की बात करें तो 206 है। अगर हम दूसरे किसी इंसान मतलब ये छोटे बच्चे की बात करें तो हमें वहां कितने दिखाई देते हैं, 270 या 300 के आसपास एवरेज दिखाई देते हैं। और बोन के जो सेल है उसको बोला जाता है ऑस्टियोसाइट। अगर हम मसल की बात करें तो उसके अंदर है एक्टिन और मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन। हमारे जो भी मसल्स है 639 डिफरेंट टाइप के मसल हमें दिखाई देते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनके अंदर होता है एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो ये क्या करेगा, बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करने का काम करेगा। पैनक्रियाज, देखो इंसुलिन तो क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है, फिर भी हम यहाँ इसको कंसिडर करते हैं
अब पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन बुक वालों ने तो दिया है कि इंसुलिन भी हम एक अमीनो एसिड की तरह एक्ट करता है। ट्रिप्सिन तो पता है हमें कि जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई खाना आता है तो ट्रिप्सिन सीक्रेट किया जाता है ड्यूओडेनम में, ये हमें पता है। ब्लड की बात करें तो हीमोग्लोबिन नामक है, एंटीबॉडीज नामक प्रोटीन हमें दिखाई देता है। सेल के अंदर वेरियस प्रोटीन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड वेरियस एंजाइम्स भी होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। फिर स्किन के अंदर है मेलानिन और केराटिन। देखो, जिसकी बॉडी के अंदर ज्यादा मेलानिन है उसकी स्किन सावली रहती है, मतलब अच्छे काम के लिए है। ज्यादा गोरी स्किन रहेगी तो कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती है, इसलिए ज्यादा भी ब्राइट स्किन होना सेहत के लिए हानिकारक है, ये समझो। या हमारी स्किन बहुत ब्राइट है तो हम अच्छे हैं, अच्छे अब ये विचारों पे डिपेंड करता है कि अच्छे या बुरे। बट अगर हम मेलानिन की बात करें तो डेफिनेटली जिसका स्किन बहुत ब्राइट है उनको जब धूप में जाएंगे तो दिक्कत आएगी, ध्यान में रखो। तो इसके ऊपर 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 3 मार्क के लिए भी पूछा जाता है कि इनमें से कोई एक नाम बताओ, हर एक 6 से ब्लैंक छोड़े जाते हैं। फिर देखो कि एक्सेस जो अमीनो एसिड है वो क्या किए जाते हैं, बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, तो उसको क्या किया जाता है, अमोनिया के अंदर फॉर्म किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है बॉडी के बाहर। तो अमोनिया देखो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, यूरिया भी हार्मफुल है, कुछ भी बनाओ प्रोटीन अमीनो एसिड से अगर हम अमोनिया बनाएंगे, अगर जो बॉडी के अंदर हम स्टोर नहीं कर सकते तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहेगा। अब देखो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। इफ नेसेसरी एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अदर यूजफुल सब्सटेंस, अगर ग्लूकोज जैसा सब्सटेंस बनाएंगे प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद अमीनो एसिड से, तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ ग्लूकोज भी नहीं बनाएंगे, ग्लाइकोजन भी नहीं बनाएंगे, वो ग्लूकोज जैसा सब्सटेंस बनाएंगे यूजफुल बॉडी के लिए, इसको कहेंगे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब देखो जो भी अमीनो एसिड मिनरल्स हमें मिलते हैं, किससे मिलते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, डिनोहो, ये ध्यान में रखना है। देयर बाय प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोटीन्स एंड एंजाइम, कौन सा रुबिस्को प्रेजेंट इन द प्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट इज मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन फाउंड इन द नेचर। प्रोटीन जो है नेचर में ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो भी है वो कौन है, रुबिस्को। बहुत बार इस 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो बहुत सारे फुल फॉर्म्स है, अभी तक हमने जो भी फुल फॉर्म्स देखे, अगर हम पहले की बात करें, एनएडी क्या है, निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये हमको ध्यान में रखना है। फिर है एफएडी, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। फिर एफएमएन, फ्लेमिन या फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। एनएडीपी, निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। टीसीए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ईएमपी, एम्बेडेन मेयर ऑफ पार्नास। एंड देन है रुबिस्को का क्या है, देखो राइबोलोज 1,5 बाय फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो इसमें से कोई भी एक फुल फॉर्म पूछे जाने की संभावना होती है, कहीं भी पूछ सकते हैं, एनएडीपी का पूछ सकते हैं, एनएडी का पूछ सकते हैं, या एफएडी का, कोई भी एक आपको यहाँ फुल फॉर्म पूछते हुए दिखाई देता है, तो इसको ध्यान में रखो। ओके, अब देखो कि हमें लिपिड्स जो है ये कहाँ से मिलते हैं। अगर हम बात करें द सब्सटेंस फॉर्म बाय द स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल, तो देखो फैटी एसिड और अल्कोहल को हम जोड़ देंगे, किसको, फैटी एसिड और अल्कोहल, तो इससे क्या बनाएगा, ये फैट, और क्या बनाता है, लिपिड बनाता है, ध्यान में रखो। डाइजेशन ऑफ लिपिड कंज्यूम्ड बाय इज नथिंग बट देयर कन्वर्जन इनटू फैटी एसिड एंड अल्कोहल। अगर हम लिपिड खा जाएंगे तो उसके अंदर फैटी एसिड और अल्कोहल बनते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। फैटी एसिड्स आर एब्सॉर्ब अप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर विद इन द बॉडी। अगर देखो कि फैट से हम फैटी एसिड बनाएंगे, मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, तो ये पूरे बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाएंगे क्योंकि छोटे होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। फ्रॉम दोज फैटी एसिड्स डिफरेंट सेल प्रोड्यूसेस वेरियस सब्सटेंसेस नेसेसरी टू themselves। जिस भी बॉडी पार्ट के लिए जो भी लगेगा वो बनाने के काम कौन करता है, लिपिड्स करते हैं, जहां भी बॉडी का कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो। एग्जाम्पल, द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड द फॉस्फोलिपिड विच इज आर रिस्पॉन्सिबल और फॉर्मेशन बाय द प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में भी काम आते हैं। गैस किससे बनते हैं, फैटी एसिड से। उसके सिवा, किसके सिवा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के सिवा। फैटी एसिड्स आर यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन को ही क्या बोला जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन, ये ध्यान में रखो, क्या बोला जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है। फिर अगर हम बात करें एस्ट्रोजन, ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है,
टेस्टोस्टेरॉन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, अल्डोस्टेरॉन जो भी सोडियम वगैरह है, बाकी के सारे आयंस उनका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने का काम करता है। द कवरिंग ऑफ अराउंड द एक्सॉन्स ऑफ द नर्व सेल, हमें पता है नर्व सेल रहता है, डेंड्राइट हो रहता है, सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, वो एक्सॉन को जो भी कवरिंग है उसका जो सराउंडिंग लेयर रहता है वो बनाने का काम भी फैटी एसिड करता है। अगर हम 1 ग्राम लिपिड खा ले तो उससे हमें कितना एनर्जी मिलता है, 9 किलो कैलोरी। ध्यान में रखो, सबसे ज्यादा कैलोरीज, सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है, लिपिड से मिलती है। एक्सेस ऑफ लिपिड आर स्टोर्ड इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज इन द बॉडी, जिसके अंदर ज्यादा फैट चर्बी होती है उसके अंदर लिपिड ज्यादा मात्रा में होते हैं, फैटी एसिड ज्यादा मात्रा में होते तो वहां स्टोर किए जाते हमें दिखाई देते हैं। ओके, ये हमको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फैटी एसिड। ये जो अमाइनो एसिड वाला चार्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है, और जो भी बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे ग्लूकोनियोजेनेसिस हो, अमाइनो एसिड चार्ट्स हो, गियूरिजन हो, एरोबिक अनएरोबिक रेस्पिरेशन दैट एनर्जी प्रोडक्शन वाला चार्ट, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको ध्यान में रखो। ओके, अभी तक हमने यही पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम विटामिन पूरे पढ़ेंगे, विटामिन ए बी सी डी ई के पूरे उनके साइंटिफिक नाम के साथ, डिफिशियंसी के साथ, क्या क्या होता है, डिसीज कौन सा होता है, सोर्सेस क्या होता है, ये पूरा पढ़ने वाले हैं। पूरा अगला वाला जो लेक्चर है उसमें सिर्फ हम विटामिन ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपना चैनल दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।